गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो टॉपिक है ये बीएससी फाइनल ईयर के लिए, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और बाकी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बाकी लोगों तक भी भेजिए। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले तीन टर्म्स यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। पहला जो टर्म है हम बात करेंगे भाई आपका स्टेबिलिटी क्या हुआ, दूसरा हम बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या हुआ और तीसरा आपकी काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या हुआ। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं इन टर्म्स पे बात करनी है। स्टेबिलिटी क्या हुआ, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या हुआ और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या हुआ। तो जब मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो पहली चीज आती है मेरे पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि कोई चीज किसी पर्टिकुलर स्टेट पे कितनी देर तक एग्जिस्ट कर सकती है वो उसकी स्टेबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये बोर्ड ले रखा है, ये बोर्ड दीवार पे अभी टंगा हुआ है, ये कितनी देर तक दीवार पे यूं ही टका रह सकता है, ऐसी इसी तरीके से रह सकता है जिस स्टेट में अभी ये है। तो ये उस बोर्ड की स्टेबिलिटी है। मान लो इस बोर्ड का एक हिस्सा ऊपर होने लग जाए, एक हिस्सा नीचे होने लग जाए, या ऊपर नीचे होने लग जाए, तो क्या ये बोर्ड तब स्टेबल रहेगा? नहीं, क्योंकि उसकी स्टेट क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो पर्टिकुलरली हमें स्टेबिलिटी का सिंपल सा स्टेबिलिटी को जब मुझे डिफाइन करना होगा तब मैं स्टेबिलिटी को कैसे कैसे डिफाइन करूंगा। स्टेबिलिटी का मतलब हो गया है मेरे पास कि हाउ लॉन्ग ए पर्टिकुलर कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर स्टेट। कोई भी कंपाउंड, कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितनी देर तक रह सकती है, ये उसकी क्या कहलाती है? स्टेबिलिटी कहलाती है। तो जब मैं कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहा होता हूं तो इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं कि जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई किसी कॉम्प्लेक्स की एक्वस स्टेट में रहने की टेंडेंसी क्या है। एक्वस स्टेट में जब वो रह रहा है उस समय हम उसके कुछ पैरामीटर चेक करते हैं। कौन कौन से पैरामीटर चेक करते हैं? हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी चेक करते हैं, उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट चेक करता है, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेक करते हैं, उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करते हैं, रेट कांस्टेंट चेक करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होगी, इट्स टेंडेंसी stability of a compound is its tendency to exist in a aqueous solution with respect to हम कौन कौन से पैरामीटर चेक कर रहे हैं? पहला हो गया है आपके पास बॉन्ड एनर्जी, दूसरा हो गया है आपके पास फॉर्मेशन कांस्टेंट, तीसरा हो गया है आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी, अगला हो गया आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और आपके पास पीएच ऑफ सॉल्यूशन और आपके पास हो गया है आपका रेट कांस्टेंट हो गया है। तो हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, टेंडेंसी टू एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू कि भाई कि कोई सॉल्यूशन है, कोई कंपाउंड है, वो कितनी देर में अपना एक्वस स्टेट में रह सकता है। और जब वो एक्वस स्टेट में रहेगा तो उसके कुछ पैरामीटर चेक करने में बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन कांस्टेंट,
फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एंड रेट कांस्टेंट। हम इन चीजों पे बात कर रहे होते हैं जिस समय हम बात कर रहे होते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो स्टेबिलिटी के बारे में मैंने दो चीजें कही कि कोई कंपाउंड कितनी देर तक किसी पर्टिकुलर स्टेट में रह सकता है, वो उसकी स्टेबिलिटी होती है, या फिर कि किसी कॉम्प्लेक्स की एक्वस स्टेट में रहने की टेंडेंसी किसके रिस्पेक्ट में, बॉन्ड एनर्जी, फॉर्मेशन कांस्टेंट, डेल्टा जी डेल्टा ई, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एंड रेट कांस्टेंट के दिए के उसमें कोई सॉल्यूशन कितनी देर तक रह सकता है, वो उसका क्या कहलाती है, स्टेबिलिटी कहलाती है। अब हम आते हैं, दो तरीके की स्टेबिलिटी हमको बात करनी है, और जो पहली स्टेबिलिटी हम बात करेंगे, पहली जो स्टेबिलिटी हम बात करेंगे, वो पहली जो स्टेबिलिटी है वो है हमारे पास हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक, डायनेमिक स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी। तो जब मैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा होता हूं, उस समय मैं ये देख सकता हूं, ये चेक करता हूं कि कोई कोई कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलर स्टेट, कोई कॉम्प्लेक्स आपका इक्विलिब्रियम में कितनी देर तक एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कहलाती है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज रेफर्ड टू द टेंडेंसी टू एग्जिस्ट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। टेंडेंसी टू एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो किसी कॉम्प्लेक्स की टेंडेंसी होगी कि वो कितनी देर तक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह पा रहा है, वो उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से पता चलता है। मान लीजिए एक सिंपल है, एक मेटल आयन है, उसके पास लीगेंड आया और उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, ये Ml कोई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल के लिए, तो ये कितनी देर तक इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह सकता है, वो उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कहलाती है। तो टेंडेंसी टू एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन वो क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कहलाती है। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। किसी मेटल आयन की टेंडेंसी क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, वो उसकी क्या कहलाती है, उसके बेसिस पे हम तय करते हैं कि उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कैसी होगी। टेंडेंसी ऑफ ए मेटल आयन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, उसको हम क्या, पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स उसको क्या कहते हैं, हम उसकी क्या कहलाते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कहलाते हैं। अभी इस पे और बात करेंगे। जो आपकी जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जिसको मैं टीएस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आपकी होती है, वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है किससे, दो फैक्टर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। एक हो गया है आपके पास बॉन्ड एनर्जी, दो बॉन्ड एनर्जी, और दूसरा हो गया है आपके पास फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। अब इन दो फैक्टर के बेसिस पे हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द बॉन्ड एनर्जी एंड फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब एक अगला जो सवाल आता है कि आपके पास हाउ फॉर्मेशन, अच्छा कोई भी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो गैसेस स्टेट में फॉर्म नहीं होता, वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो एक्वस स्टेट में फॉर्म होता है। क्या मतलब है इस बात का, जरा इसको देखते हैं, इस बात को देखते हैं। तो बेसिकली जो मैंने आपको कहा कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं वो आपके किस स्टेट में होते हैं, आपके एक्वस स्टेट में होते हैं, न कि गैसेस स्टेट में। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट, जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। बेसिकली जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपके पास वो दो स्टेप प्रोसेस होती है, वो टू स्टेप प्रोसेस होती है। पहला जो स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, जिसे हम स्टेप नंबर 1 कहते हैं। स्टेप नंबर में क्या होता है आपका, हाइड्रेशन ऑफ मेटल आयन जो होगा आपके पास, उस पर्टिकुलर मेटल आयन का क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। कोई भी मेटल आयन होगा तो उसका हाइड्रेशन होगा। बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए कोई M आपके पास कोई मेटल आयन है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है,
जो मेटल आयन के पास होनी चाहिए, उसके पास हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया है, आपके पास H2O मॉलिक्यूल, मान लो XH2O मॉलिक्यूल ने उस पर अटैक किया है, XH2O मॉलिक्यूल ने उस पर अटैक किया है, तो ये कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाएगा MH2O H2O होल X, और यहाँ पे N पॉजिटिव जितना उसका चार्ज है, प्लस योर प्लस H2O। बेसिकली हुआ क्या है कि मेटल आयन के पास जितने वैकेंट ऑर्बिटल हैं उतने ही H2O के मॉलिक्यूल ने उस पर अटैक किया और वो क्या बना दिया है, उसका हाइड्रेशन किया है। मान लीजिए ये मेटल है, इसके पास मान लीजिए ये वैकेंट साइड है, 4 वैकेंट, ये वैकेंट साइड है, 6 वैकेंट साइड है, तो 6 H2O के मॉलिक्यूल आए और वो 6 H2O के मॉलिक्यूल मेटल पे इस तरीके से कनेक्ट हो गया है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, आपके पास मेटल आयन का क्या होता है, हाइड्रेशन हो गया है। तो ये पहला स्टेप क्या हो गया, हाइड्रेशन। अब ये x कितना होगा, ये x डिपेंड करता है कितना H2O ऐड हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं, ये उस बात पे डिपेंड करेगा, उस बात पे डिपेंड करे। तो पहला स्टेप हो गया हाइड्रेशन ऑफ मेटल आयन, और जो दूसरा स्टेप होता है, 2 स्टेप प्रोसेस होती है, स्टेप नंबर 2 होता है आपके पास होता है रिप्लेसमेंट ऑफ H2O बाय लीगेंड। कोई और दूसरा नया लीगेंड आता है, वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर से आपका H2O मॉलिक्यूल को रिप्लेस करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली M जो H2O होल 6 जो एक्वस कॉम्प्लेक्स आपका जो है, उस पे लीगेंड अटैक करता है, लीगेंड अटैक करते हैं, और लीगेंड अटैक करके उसके पास वो क्या बना देते हैं, आपका MH2O। अगर पहले X, यहाँ पे X है, पहले X था तो ये X-1 हो गया, और लीगेंड ऐड हो गया, प्लस H2O हो गया। इस तरीके से एक लीगेंड आएगा तो एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, दूसरा लीगेंड आएगा तो दूसरा H2O का मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, और लास्ट में पूरे H2O के मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे और जितने लीगेंड हैं वो आ जाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वो 2 तरीके, हाइड्रेशन ऑफ मेटल आयन, रिप्लेसमेंट ऑफ H2O बाय लीगेंड। लीगेंड H2O को क्या करता है, रिप्लेस करता है। ये अब हम यहाँ पे इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि भाई आपका कोई मेटल था, वो लीगेंड के साथ सिंपली हम ये कह सकते हैं उसने कोई कॉम्प्लेक्स क्या बना दिया है, Ml बना दिया है, और ये आपका Kf क्या है, रेट कांस्टेंट है, या हम इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इस वाली बात पे फिर से आते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे Kf निकालना चाहूँ, इस रिएक्शन के लिए Kf निकालना चाहूंगा, तो Kf कैसे निकलेगा मेरा, Kf हो जाएगा मेरा, Kf इज इक्वल टू या आपका MH2O होल, या फिर सिंपली इसको और सिंपल रखते हैं, सिंपल कैसे रखेंगे जरा देखेंगे इन जनरल क्या हो रहा है। इन जनरल क्या हो रहा है, आपके पास कोई मेटल आयन है, उसके पास आपके पास कोई लीगेंट आया, उसने आपका क्या बनाया, उसने कोई कॉम्प्लेक्स बना दिया है, Ml कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ये आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट है Kf, यहां से आप Kf निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा Ml अपॉन योर M एंड L। ये लॉ ऑफ एक्शन मास हो गया, एक्टिव मास हो गया, यहां से हम Kf निकाल सकते हैं, बेसिकली हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब ये जो Kf होता है, ये Kf कहलाता है आपका, Kf जो कहलाता है वो कहलाता है आपके पास फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है आपके पास, फॉर्मेशन कांस्टेंट कहलाता है। और अब यहां से काम की बात शुरू होती है, Kf अगर आपका हायर होगा, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है जी, ये पॉइंट देखिए, Kf अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट आपका हाई है तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अगर Kf आपका ग्रेटर देन 10 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट आपका वो क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा, प्रोडक्ट आपका मोर स्टेबल। Kf 10 होने का मतलब क्या है, अगर आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट अगर 10 से ज्यादा हो जाए तो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली कैसा होगा ये, M आपके पास H2, यही था ना आपके पास MH2O का होल X, और यहाँ पे आपका लीगेंट आया था, और यहाँ पे Kf था आपका, और ये बना था आपका MH2O X-1 L प्लस H2O हो गया।
अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में है, MH2O के बीच में, और यहाँ पे भी बॉन्ड किसके बीच में, Ml बॉन्ड के बीच में। अगर आपके पास Kf जो बॉन्ड हो, Kf अगर ज्यादा होगा तो आपका जो Ml बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी MH2O बॉन्ड से। मतलब मेटल का जो लीगेंड के साथ जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, जो मेटल का H2O के साथ बॉन्ड है उस बॉन्ड से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा। किस केस में, अगर आपका Kf 10 से ज्यादा हो गया, उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि जो आपका जो लीगेंट होगा, इनकमिंग जो लीगेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट होगा, किससे, H2O से ज्यादा क्या होगा, स्टेबल, H2O से ज्यादा क्या होगा, स्टेबल, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट होगा। कौन, अगर आपका Kf क्या हो गया, ज्यादा है, अगर आपका Kf क्या है, ज्यादा है। और अगर आपका Kf कम है, अगर आपका फॉर्म पहला Kf कम ज्यादा था, अब दूसरा केस, अगर आपका Kf क्या हो जाए, लेस हो जाए, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। कि लेस क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और अगर आपका Kf लेस देन 1 हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, तो उस केस में H2O क्या होगा, SFL की तरह काम करेगा, और लीगेंड मेरा WFL की तरह काम करेगा। लीगेंड H2O SFL होगा और लीगेंड WFL। मतलब क्या हो गया, H2O ज्यादा स्ट्रॉन्गर लीगेंड होगा, किसकी तुलना में, आपका जो इनकमिंग लीगेंड है उससे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर लीगेंड होगा। यहां से हमने Kf की बात की, अगर Kf की वैल्यू हायर होगा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, Kf की वैल्यू 10 से ज्यादा होगा प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे MH2O का जो बॉन्ड होगा और Ml का बॉन्ड होगा, इस केस में Ml बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, और जो लीगेंड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा H2O की कंपैरिजन में। ठीक है जी, इतनी सी बात हो गई है। अब इसका थोड़ा और थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट देखते हैं, और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अब थर्मोडायनेमिक इक्वेशन हम जानते हैं कि हमने एक चीज पढ़ा था, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट, ई नॉट, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन नंबर 1। और डेल्टा G बराबर होता है माइनस NF ln NF log K के बराबर होता है। NF RT ln, सॉरी ये RT ln, ये होता है RT ln K के बराबर होता है। यहाँ पे K क्या है, आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट है। अगर मैं दोनों को इक्वल करूं तो मैं ये कह सकता हूं RT ln K बराबर हो जाएगा NF E नॉट, ये हो गया है, ये इक्वेशन आ गया है। तो यहाँ पे K क्या है आपका, ये है आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट किस किस पे बात पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मेशन कांस्टेंट आपका E नॉट पे डिपेंड कर रहा है, E नॉट। अब E नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा G पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से कुछ फैक्टर आते हैं, वो फैक्टर क्या होते हैं, कंडीशन क्या होगा। अब दो कंडीशन होगा, कंडीशन पहली कंडीशन क्या हो जाए कि आपके पास डेल्टा G नेगेटिव हो जाए, तो उसके लिए डेल्टा E को पॉजिटिव होना पड़ेगा। डेल्टा G अगर नेगेटिव हो जाए, डेल्टा G अगर नेगेटिव तभी होगा जब ये डेल्टा E पॉजिटिव होगा, और डेल्टा E पॉजिटिव अगर आपका होगा तो तब उस केस में आपका प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। और दूसरा केस, अगर आपका डेल्टा G पॉजिटिव हो जाए, डेल्टा E अगर नेगेटिव हो जाए, ऐसा होता नहीं है, इसीलिए प्रोडक्ट आपका क्या होगा, आपका अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट कैसा होगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा। अगर मैंने एक और कंडीशन, अगर मेरे पास Kf अगर हाई होगा, प्रोडक्ट कैसा होगा, स्टेबल होगा। और Kf अगर मेरे पास लेस है, तो वो क्या होगा, मेरे पास अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात की। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो तब हम किस चीज की बात कर रहे हो कि मेटल आयन की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या है, वहां पे हम डेल्टा जी डेल्टा ई के एफ की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। ये हो गया है मेरे पास क्या, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अब दूसरी तरीके की जो स्टेबिलिटी हम बात कर रहे थे, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आप कमेंट भी करते रहिए। अगला जो बात हमको करनी है,
आप मुझे ये भी बताइए कि आपको कॉपी पे पढ़ना ठीक लगता है जब मैं नोट्स बना के पढ़ाता हूँ, या बोर्ड पे ठीक लग रहा है, जैसा भी आपको ठीक लग रहा है। दूसरी जो स्टेबिलिटी है वो है मेरे पास काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी, तो जब मैं काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा होता हूं तो काइनेटिक स्टेबिलिटी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन या एक्टिवेशन एनर्जी या रेट कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब हम किसी रिएक्शन की काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो तो हम रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी या रेट कांस्टेंट पे बात कर रहे होते हैं। बेसिकली काइनेटिकली कॉम्प्लेक्स दो तरीके के होते हैं आपके पास। एक होता है आपके पास लेबाइल और दूसरा होता है आपका इनर्ट। जो इनर्ट होते हैं वो स्टेबल होते हैं यहाँ, और जो लेबाइल होते हैं वो अनस्टेबल या रिएक्टिव होते हैं। इनर्ट जो होते हैं जिनमें रिप्लेसमेंट, जिसमें लीगेंट एक्सचेंज क्या होता है, लीगेंट एक्सचेंज क्या होता है, स्लो होता है इनमें, और इनमें लीगेंट जो एक्सचेंज होता है, लीगेंट एक्सचेंज जो होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। मैं इस बात पे, क्योंकि मैं काइनेटिकली लेबाइल और इनर्ट को जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमें लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनानी है जहां पे CFT क्या कहती है, BBT क्या कहती है, MOT क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर फिर से बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट हो जाएगा, इतना ही काफी हो जाएगा। अब एक बात आती है कि भाई कि क्या आपके पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बीच में कोई कोरिलेशन है, क्या ये दोनों टर्म एक दूसरे को रिलेट करते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एक बिल्कुल अलग चीज है और काइनेटिक स्टेबिलिटी एक बिल्कुल अलग चीज है। काइनेटिक स्टेबिलिटी, जरूरी नहीं है कि कोई कंपाउंड अगर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो तो वो काइनेटिकली स्टेबल हो सकता है कि कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है पर काइनेटिकली नहीं है। एग्जांपल के लिए तो मैं एक चीज कह रहा हूं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी जब मैं बात कर रहा होता हूं, जैसे 3 कॉम्प्लेक्स लेते हैं, NiCN होल 6 2 नेगेटिव, अगला है MN साइनो कॉम्प्लेक्स है 2 नेगेटिव, और अगला है आपके पास CrCN होल 6 2 नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स आपके पास है। तो थर्मोडायनेमिकली ये तीनों कॉम्प्लेक्स क्या है, तीनों कंपाउंड स्टेबल है। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली तीनों कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, लेकिन काइनेटिकली इनमें, इनकी स्टेबिलिटी में अंतर है। ये मोस्ट लेबाइल है, ये उसके बाद ये भी लेबाइल है लेकिन पहले वाले से कम है, और ये क्या है आपके पास, इनर्ट है। हम एक और वीडियो में बात करेंगे कि लेबाइलनेस और इनर्टनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो जरूर कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।